चलिए भाई लोग, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग वर्ग 9 का गणित का एक नए पाठ का शुरुआत करने जा रहे हैं और ये पाठ संख्या 3 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, इसके पहले जो हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं उसका संबंध पीछे पढ़े हुए पाठ से पिछले क्लास से संबंधित था, यानी पहले से कुछ न कुछ उसके बारे में हम लोग जानते आए हैं, सीखते आए हैं, तब वो था। ये जो है पाठ वो नया है, यानी पीछे के क्लास में इसका जिक्र नहीं किया गया था, ये बिल्कुल नया है। तो जो पढ़े हैं पहले वाले क्लास में अच्छे से, वो उनके लिए भी ठीक है, और जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं मतलब ज़्यादा सीरियस होकर उनके लिए भी नया है। दोनों लोग के लिए ही बराबर ही कार्य करेगा, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत हो रहा है तो यही समझने वाला चीज़ है, इसलिए इसको आराम से हम लोग देखते चलेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे एक चीज़ को बारीकी से, क्योंकि ये शुरुआत है। इसके बाद हम जितने आगे क्लास में जाएंगे इसका विस्तार होते जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेस है। तो सबसे पहले बात आता है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या कहलाता है। इससे भी पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब ये जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तब हमें इसमें पाठ को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके लिए हम लोग कुछ समस्याओं पर बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये रोड है और कोई एक मकान या कोई यहाँ पर मान लीजिए मंदिर है या फिर कोई मकान है किसी का, और वह आदमी यहाँ से कोई जा रहा है। वो किसी दूसरे से पूछता है कि ये वो मकान या वो फिर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो वो आदमी कोई बताता है कि आगे जाइएगा, उसके बाद 100 कदम या 200 कदम चलने पर बाएं किनारे तरफ पड़ेगा। ये जाएगा 100-200 कदम, उसके बाद बाएं तरफ देखेगा तो ये आपका मकान आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वही व्यक्ति या फिर वही आदमी दूसरे दिन इस मार्ग से आता है, इस तरफ से, और फिर वही पूछता है कि भाई साहब ये मकान या फिर ये मंदिर किस कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर से कोई आदमी दूसरा बताता है कि आगे जाइए 200 या 300 कदम और बाएं पड़ेगा। अगर यहाँ से जाता है तो वो आदमी बोला था कि दाएं पड़ेगा, लेकिन वहां से जब आएगा वहां पूछेगा तो कोई आदमी उसे बताएगा आप 100 या 200 कदम आगे जाइए, उसके बाद बाएं किनारे पड़ेगा। तो आदमी सोच में पड़ जाएगा कि एक बार हम गए थे तो आदमी बोले थे कि दाएं तरफ पड़ेगा, और उस समय बोले थे, अब बोल रहे हैं जब इधर से जा रहे हैं तो बाएं किनारे पड़ेगा। तो यहाँ पर समस्या हो रहा है, ठीक है। समस्या ये हो रहा है कि कभी ये दाएं हो रहा है, कभी ये बाएं हो रहा है, ठीक है। इस समस्या को यहीं छोड़ देते हैं। चलिए आगे आप लोग सुने होंगे कि पहले जब सारे देश की खोज नहीं हुआ था तो लोग जल मार्ग का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे दूसरे देश को खोज करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए। तो उन लोग के सामने एक समस्या होता था कि समुद्र में जब आप जाइएगा जहाज लेकर या नाव लेकर, तो जब ज़्यादा दूरी तक चले जाइएगा तो वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब कोई गांव या शहर या कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चारों तरफ आप देखिएगा तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। उस समय ये पता करने के लिए कि हम कहाँ से चले हैं और किस दिशा में हमें जाना है, क्या सहारा लिया जाता था? सूर्य को देखकर कि सूर्य किस दिशा में है, उस अनुसार दिशा का तय होता था कि इस दिशा में सूर्य है तो ये दिशा होगा, और हम लोग यहाँ से चले हैं इस दिशा में हमें जाना होता है। लेकिन ये दिन का बात हो गया। अब जब रात होता था तो फिर वही दिक्कत हो जाता था कि अब इसकी जानकारी दिशा कैसे हो। तो उस समय ध्रुव तारा का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हमेशा ध्रुव तारा जो होता है उत्तर की तरफ दिखाई देता है, तो उससे मतलब पता लगा लेते थे नाविक लोग। अब समस्या तब उत्पन्न हो जाता था जब बादल आ गया हो। अगर बादल छा गया है आकाश में और रात का समय है तो वो पता नहीं चलेगा। इसके निदान के लिए कंपास का मतलब आविष्कार हुआ। वो किसी भी समय आपको कहीं भी निकालिएगा तो दिशा बता देगा, ठीक है। कि किस दिशा में उत्तर है, वो उसका जो सुई होता है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा, इसलिए इससे पता चल जाता है उत्तर
दक्षिण कहाँ पर है, किस दिशा में है, ठीक है, उसके अनुसार पूरा पश्चिम भी तय हो जाएगा। लेकिन जब आप मान लीजिए कि यहाँ तक कोई तट है, यहाँ तक कोई तट है आपका जमीन का, और उसके बाद यहाँ पर पानी स्टार्ट होता है, समुद्र स्टार्ट होता है। तो जब आप कंपास की सहायता से दिशा प्राप्त कीजिएगा, अगर ये उत्तर दिशा है तो आपको पता तो चल जाएगा कि ये उत्तर दिशा है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग उस जमीन से कितना दूर अलग आए हैं, कितना मतलब दूर तक इस जमीन से मतलब दूर है। ये पता चल जाएगा हाँ इस और जमीन, अगर ये उत्तर दिशा में ये है तो ये कंपास ये बता देगा कि हाँ इस दिशा में उत्तर है, इस दिशा में हमारा जमीन होगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि कितना दूर है। चलिए ये एक दूसरा समस्या है। और समस्या पर बात करते हैं। मान लीजिए इस समय मतलब मिसाइल का जमाना है कि इस समय तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल आ गया, जो कि एक महादेश को पार करके दूसरे महादेश में चला जाएगा, यहीं से दागा जाएगा मिसाइल और जाकर दूसरे देश में कहीं जाकर गिरेगा। हमें किसी एक मान लीजिए शहर पर गिराना हो मिसाइल, या कहीं मैंने सही पर्पस के लिए, ये तो गलत पर्पस है कि हम बम किसी देश पर या कहीं जगह गिरा रहे हैं, मान लीजिए कोई सही पर्पस से हमें यहाँ पर मिसाइल दागना है, तो यहाँ से कैसे उसको भेजेंगे, ये मतलब कैसे निशाना लगाएंगे, या फिर यहाँ से कैसे भेजेंगे कि सिर्फ यहीं पर जाके गिरे, यहाँ पर ना गिरे, यहाँ पर ना गिरे, यहाँ पर ना गिरे, यहाँ पर ना गिरे, इसके लिए क्या करना होगा। चलिए ये एक अलग समस्या है। अन्य समस्या की बात करते हैं। सामान्य जीवन में कि अगर कोई पूछता है ये घर चाहे या फिर ये गांव कहाँ पड़ता है, किस दिशा में, तो हम लोग बता देते कि हाँ ये जो गांव है हमारे गांव के पूरब है या हमारे गांव के पश्चिम है, ये फिर जगह है तो इस जगह के उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, इस दिशा में है, ठीक है। इसके पहले एक और दिशा के बाद छोड़ देते हैं, एक और बात करते हैं। मान लेते हैं कि धरती पर हम जब रहते हैं तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारा गोल है और सभी दिशाओं में मतलब यहाँ पर ये मान लेते हैं ध्रुव है, तो यहाँ भी ध्रुव हो जाएगा, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जो लोग होता है वो इस दिशा में होता है, उसका सिर यहाँ होता है, पैर यहाँ होता है। यहाँ पर कोई अगर लोग बसा है तो उसका सिर यहाँ हो जाएगा, पैर यहाँ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बोलेगा कि इस दिशा में ऊपर है और इस दिशा में नीचे है। हम लोग यही करते हैं कि हमारे सर की ओर ऊपर मानते हैं, पैर की ओर नीचे। ये बोलेगा कि ये क्या हो जाएगा आपका, इस दिशा में नीचे, इस दिशा में ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या बोलेगा कि वो इस दिशा में बोलेगा कि ऊपर है, और इस दिशा को बोलेगा कि नीचे है। देखिए यहाँ का लोग बोला था कि इस दिशा में नीचे है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इस दिशा में नीचे है। यहाँ के लोग बोलेगा कि उस दिशा में ऊपर है, यहाँ के लोग बोलेगा कि उस दिशा में ऊपर है। ये समस्या है। और जो इसके पहले बताए थे पूरब, पूरब पश्चिम की दिशा के हमें हम आभास कि हमको ये बताते हैं कि ये जो गांव है हमारे गांव के पूरब है, पश्चिम या उत्तर है या दक्षिण है, या फिर ये जगह है इस जगह के उत्तर पूरब किसी दिशा में है। ये जो दिशा है हम कैसे निर्धारित करते हैं, हम निर्धारित करते हैं कि किस दिशा में सूरज निकलता है उसको हम लोग पूरब मान लेते हैं, और जिस दिशा में सूरज डूबता है उस दिशा में पश्चिम मानते हैं, उसके अनुसार दिशा तय हो जाती है, ठीक है। तो ये दिशा सिर्फ धरती तक ही सीमित है। इसके आगे हम जब हम धरती को छोड़कर आगे निकल जाएंगे अंतरिक्ष में, या फिर सौर सिस्टम, सौर मंडल से भी आगे निकल जाएंगे, तो वहां पर बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे समस्या होगी। मान लेते हैं यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर सूरज है, और यहाँ पर इसका पथ है पृथ्वी का जो ऐसे घूमती है। मान लीजिए किसी समय पृथ्वी यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होता है कि पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ किसी समय अंधेरा होता है। अब जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सूर्य के सामने आते जाएगी, ऐसे घूमेगी
तो यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है, ऐसे ऐसे पृथ्वी है, यहाँ पर अंधेरा रहेगा और ऐसे घूमेगी पृथ्वी। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सूर्य दिखने लगेगा, तो यहाँ पर सूर्योदय हो जाएगा और उसके अनुसार ये जो दिशा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरब। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो जैसे जैसे ये भाग आएगा सूरज के सामने तो यहाँ पर सवेरा हो जाएगा, तो यहाँ के लोग बोलेंगे कि इस दिशा में पूरब है। किस दिशा में, इस दिशा में, क्योंकि इस दिशा में सूरज आ रहा है। अब ऐसे घूमकर पृथ्वी जब ऐसे आएगी तो यहाँ पर आएगी तो दोपहर हो जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर अब अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से जब जाकर ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा तो फिर सूरज चूंकि इधर है तो अंधेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ के लोग को दिखेगा कि सूरज इधर डूब रहा है। तो जब सूरज इधर डूब रहा है तो यहाँ के लोग इस दिशा को फिर क्या बोलेंगे, ये पश्चिम है। शुरू में क्या बोले थे, जब ऐसे आ रहा था सामने सूर्य के, ऐसे घूमकर ऐसे आ रहा था तो इसी दिशा को लोग बोले थे पूरब, क्योंकि इधर सूर्य दिखाई दे रहा था सूर्योदय के समय। और घूमकर पृथ्वी जब वापस उसी दिशा में जाने लगी, सूरज दिखने लगा कि इधर डूब रहा है, तो इधर इस दिशा को क्या बोलेंगे, फिर लोग बोलेंगे कि इस दिशा में पश्चिम है। तो देखिए यही दिशा पूरब हो जाता है, यही दिशा पश्चिम हो जाता है। ठीक है, यही समस्या है। यही बोले थे कि जो दिशा का निर्धारण है जो कि हम पृथ्वी पर करते हैं कि जिस दिशा में सूर्योदय होता है वो पूरब होता है, जिस दिशा में सूर्यास्त होता है पश्चिम होता है, ये सिर्फ धरती तक ही सीमित है। धरती से जैसे ही बाहर जाएंगे ये सारी दिशा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम जैसे ही सूर्य मान लीजिए कि हम जब सौर मंडल से ही बाहर निकल जाते हैं तो उस समय और दिशा का मतलब भ्रम हो जाता है, किस दिशा को क्या माने, क्योंकि हम धरती पर मानते हैं सूर्योदय से, और वहां निकलिएगा तो धरती से बाहर निकल जाइए या फिर पृथ्वी से जब हट जाइएगा तो सूर्योदय सूर्यास्त सब एक ही दिशा में होगा, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ या अपने अक्ष पर भी। ये एक समस्या है। और समस्या है जैसे कि हम ये बोले कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, अगर ऐसे घूम रही है पृथ्वी तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यदि ऐसे घूम रही है ऐसे, तो हम ऊपर से देखेंगे कि वामावर्त घूम रही है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नीचे से ऐसे देखेंगे किस दिशा में घूम रहा है, आप ऐसे घुमाइए एक बार, ऐसे किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। लेकिन जैसे ही नीचे से आप देखिएगा तो वो आभास होगा कि घड़ी की सुई के दिशा में ही घूम रहा है। ठीक है, तो ये सब जितनी भी सारी समस्याएं अभी हम लोग चर्चा किए, ये सभी निर्देशांक ज्यामिति से हल किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। इन सब जितने भी समस्या हैं सबको फिक्स किया जा सकता है, सबका हल संभव है, सबका जवाब संभव है। ठीक है, इसलिए इस मतलब पाठ का या फिर इस विषय का आवश्यकता पड़ी, और ये जब होने लगा, इसका उपयोग होने लगा, इसके बारे में आदमी जान गए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गया सभी क्षेत्र में, या फिर साइंस हो या फिर भूगोल हो या अंतरिक्ष विज्ञान हो। इसलिए इसका महत्व बढ़ गया और इसलिए हमें इसको जानना है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए किताब की बात करते हैं, किताब के विषय पर या किताब की समस्या पर। ठीक है, मान लीजिए किताब की बात करते हैं। कोई एक रेखा है यहाँ पर, ऐसे कोई है, मान लीजिए कि संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, उसी प्रकार इधर -1, इधर -2, -3, आगे बढ़ते जाएगा। तो इस पर यदि कोई एक बिंदु है, मान लीजिए कोई भी, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं P, तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये बिंदु कहाँ है, तो हम बताएंगे कि ये मूल बिंदु से 1.5 इकाई दाहिने तरफ है, या इसको बोलेंगे कि धनात्मक दिशा में 1.5 इकाई पर है, या फिर इसकी स्थिति है 1.5 यहाँ पर रहेगा तो इसी प्रकार यहाँ रहेगा तो बोलेंगे धनात्मक दिशा पे में 2 इकाई पर है।
इधर रहेगा तो बोलेंगे ऋणात्मक दिशा में 2 की स्थिति पर है या -2 की स्थिति पर है। ठीक है, तो एक रेखा पर जब कोई बिंदु होता है तो उसका हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं कि वो बिंदु कहाँ है। ठीक है, हम बता सकते हैं कि संख्या रेखा पर वो मूल बिंदु को दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, या फिर डायरेक्ट बोल देंगे कि उसकी स्थिति ये है कि उसकी स्थिति है -2 -3। कब? जब एक बार हम मूल बिंदु का निर्धारण कर देते हैं कि यही मूल बिंदु है, इस रेखा पर कोई भी कहीं पर भी कोई बिंदु हो हम उसका निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि रेखा पर न होकर, ये तो मान लीजिए कोई पेज था, इतना बड़ा पेज था, उस पर एक रेखा था, उस पर बिंदु डाल दिए, तो हम पता लगा लिए और बता दिए कि यहाँ पर संख्या रेखा पर इस स्थिति पर। मान लीजिए कि वो एक बड़ा पेज है, उस पर संख्या रेखा नहीं है और एक बिंदु डाल देते हैं यहाँ पर, और पूछेंगे कि इस ब्लैक बोर्ड पर ये बिंदु कहाँ है, या फिर ये अगर पेज है तो बोला जाएगा कि पेज पर ये बिंदु कहाँ है। तो ये समस्या आ जाता है, कहाँ बताएंगे कि बिंदु कहाँ है। ये बोलेंगे कि ऊपर से इतना दूरी पर है और नीचे से इतना दूरी पर है, या फिर दाएं से इतना दूरी पर है, बाएं से इतना दूरी पर है। इसको क्या बोलेंगे कि आधे के ऊपर है, या फिर आधे के बाएं है, या फिर दाएं है। ठीक है, एक समस्या है। और दूसरा समस्या है कि मान लीजिए कोई एक सड़क जा रहा है, ठीक है, और सड़क के एक किनारे पर बहुत सारे मकान है, एक ही किनारे पर, बहुत सारे मकान है, लाइन से एक ही किनारे पर है। तब हमें अगर किसी को बताना हो कि मेरा घर इसमें से ये है, मान लीजिए कि ये मेरा घर है, और बताना हो कि किसी संबंधी को या दोस्त को आप मेरे घर आइए, आप क्या बताइएगा कि इस सड़क पर आइएगा, और अगर इस दिशा से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 छवा घर हमारा है, या फिर जब इस दिशा से आ रहे हैं तो उस स्थिति में 1 2 3 4 5वां घर हमारा है। तो आदमी कोई भी जो जाएगा यहाँ पर जाएगा, इस सड़क पर, जो सड़क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बस्ती उसका, और एक ही ओर है, तो गिन कर पहुंच जाएगा 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट आपके घर पर आ जाएगा जब उससे स्थिति प्राप्त हो जाएगा। और अगर इस ओर आएगा तो गिनेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके घर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या ये हो जाता है कि यदि जो बसाव है घर का वो किसी सड़क के एक किनारे ना होकर किसी क्षेत्र में बहुत सारा है। ठीक है, मान लीजिए किसी मैदान में एक बस्ती बसाई गई है जो इस प्रकार है, जो ये सब घर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इस सब घरों में आपका एक घर है। मान लीजिए कि आपका घर ये है, पी वाला। अगर आप अपने दोस्त को या रिश्तेदार को बता रहे हैं कि आप मेरे घर आइए, आप किस प्रकार बताइएगा कि आपका घर कौन सा है। उस स्थिति में एक मतलब संख्या से आप उसको बता सकते हैं कि कौन सी संख्या। आप क्या बताइएगा कि जब इस ओर से आइएगा तो 1 2 3 4 चौथे लाइन में है, चौथे स्तंभ में है, लेकिन चौथे स्तंभ में 1 2 3 4 5 घर है। तब क्या बताइएगा कि चौथे स्तंभ में कौन से नंबर का है, तब ये जाकर क्लियर हो जाएगा ये कहाँ पर आपका घर है। ये एक समस्या है कि जब लाइन से ना होकर किसी क्षेत्र में कोई बिंदु हो या फिर स्थान हो या वस्तु हो, उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाए। इसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है, गणितीय रूप से, या फिर हमें जो किताब में दिया गया है उस आधार पर। हम जो पहले बात बताए हैं वो जनरल बात था, जो अलग अलग विषय में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है, उस पर था। ठीक है, तो एक तल में किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमें एक संख्या नहीं बल्कि 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है।
जैसे हम पहले बताए थे कि यदि इस लाइन पर कोई बिंदु है तो हम उसका निर्धारण बता सकते हैं। संख्या रेखा पहले बना देंगे, उसके बाद बताएंगे कि उसकी स्थिति ये है, या फिर मूल बिंदु से दाईं तरफ इतना दूरी पर है, या मूल बिंदु से बाईं तरफ इतना दूरी पर है। लेकिन यही यदि कोई पेज है, मान लीजिए इतना बड़ा पेज है, ये कोई पेज है, इसमें कोई बिंदु है यहाँ पर। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसको निर्धारित करने के लिए हम ये बता सकते हैं कि ये जो बाएं तरफ का कोर है इस पेज का, उससे इसका दूरी नाप लेंगे। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो बोलेंगे कि बाएं छोर से 5 सेंटीमीटर पर, और ये अगर नीचे है और इसका दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है, तो बोलेंगे उस पेज के निचले छोर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और बाएं छोर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस प्रकार हम बिंदु की स्थिति जो है एक पेज पर या समतल पर स्थिर कर पाते हैं। ठीक है, और इसकी जानकारी या फिर इसी चीज से हमें निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति होती है, या फिर निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से ही हम ये चीज कर पाते हैं कि किसी पेज पर हम बिंदु के निर्धारण कर पाते हैं, या किसी समतल जगह है उस पर किसी खास जगह का स्थिति का हम निर्धारण कर पाते हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी शहर में एक मेन ये आपका जा रहा है सड़क, और इसके दोनों तरफ रोड है। एक ये है, यहाँ पर मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये है, फिर उसके बाद इधर जा रहा है, फिर उसके बाद इधर जा रहा है, और इस पर बहुत सारे मकान बने हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपको अपने घर, मान लीजिए आपका यहाँ पर है, तो इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसके लिए शहर में आप लोग जाते मतलब देखे होंगे कि गली नंबर होता है या फिर सड़क नंबर होता है। तो ये मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। तो हमें बताना होगा कि सड़क नंबर या गली नंबर 3 पर जब जाएंगे तो दाएं किनारे में तीसरा घर जो है मेरा है। अब इस प्रकार का गली नंबर 3 में या सड़क नंबर 3 पर तीसरा घर दाएं में मेरा है, ये कोई दूसरा नहीं घर हो सकता है। ये स्थिति में सिर्फ एक ही घर है जो ये हो सकता है। तो इससे हमें आसानी प्राप्त होता है किसी वस्तु या स्थिति का स्थान निर्धारण करने में, कि एक समतल में कोई स्थान या बिंदु कहाँ पर है उसका निर्धारण करने में। ठीक है, इस प्रकार एक और व्यवस्था है कि यदि कोई क्लास है वर्ग, और वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं अपने कतार में, मान लीजिए ये उनके टेबल का या डेस्क का या फिर वो जो बैठे हैं उनकी स्थिति निर्धारित करता है। और हमें किसी खास लड़के का स्थान बताना है कि वो मान लीजिए कि यहाँ पर है पी बिंदु पर, और हम बताना है कि इसकी स्थिति क्या है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि ये आपका कतार संख्या, मतलब ये स्तंभ संख्या 1 2 तीसरे में है, तीसरे स्तंभ में है, और कौन से कतार में है? 1 2 दूसरे कतार में है। इसका निर्धारण हो जाएगा सिर्फ यही, तीसरा स्तंभ में दूसरे का कतार पर सिर्फ यही संख्या आएगा। तो इससे हमें आसानी प्राप्त हो गई, और एक इसका अद्वितीय अंक प्राप्त हो रहा है जिसकी सहायता से हम इसकी स्थिति का इक्वेट मतलब निर्धारण कर सकते हैं। तो ये बोला जा सकता है कि आधा के इधर है, या फिर आधा के उस तरफ है, या फिर मतलब कोई अन्य तरीका जो हो सकता है वो लेंदी हो सकता है, वो कठिन हो सकता है, लेकिन ये जो तरीका है सबसे आसान है और सबसे संक्षिप्त है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह हमें इसका स्थिति निर्धारित करना होगा तो हम बताएंगे कि ये दूसरे स्तंभ में और 1 2 तीसरे कतार में है, ये इसका स्थिति आ जाएगा। ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। अब चलिए ज्यामिति का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं पहले से ही।
और निर्देशांक क्या होता है? किसी निर्देशित अंक, यही निर्देशांक होता है जो हम ये बोल रहे हैं कि इसका स्थिति है तीसरा स्तंभ और दूसरा कतार, यही निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशित अंक है कि ये कतार का संख्या ये है, ये स्तंभ का संख्या ये है, इसलिए इस पाठ का नाम निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका बेसिक क्लास देख लिए हैं, और जो इसका उदाहरण था, इसमें अब एक भी उदाहरण नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नावली है। इसको अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।